Hello and welcome to the YouTube channel of UPSC वाला students. This is lecture number 11 in the series Zero to Hero. So students अगर पीछे वाले लेक्चर का रिकैप ले तो हमने वहाँ पे जीएसटी को काफ़ी डिटेल में देखा था एंड जीएसटी जैसे ही ख़त्म होता है तो हमारा जो इनकम या रिसीट्स फ्रॉम टैक्स सोर्सेज है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अगर एक बार हम फिर से पिक्चर देखें, ठीक है ना, जो कि आप कहोगे कि मैम क्यों बार बार आप कंपोनेंट्स ऑफ बजट को रिपीट करती हो, ताकि आपको एकदम जो है चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो कंपोनेंट्स ऑफ बजट अगर हम देखें, ठीक है ना, तो कंपोनेंट्स ऑफ बजट में एक होता है रेवेन्यू साइड, ठीक है ना, और दूसरा होता है कैपिटल साइड, ठीक है। अब कैपिटल खर्चे, कैपिटल इनकम, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। फिर रेवेन्यू, रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब यहीं से जो हमारी स्टोरी है आगे की तरफ बढ़ेगी। हमने स्टोरी स्टार्ट कहाँ से करी थी? हमने स्टोरी बेसिकली स्टार्ट करी थी कि जो बजट होता है वो क्या चीज़ होती है, वो हमें बनाना क्यों पड़ता है, ठीक है ना। और इसका रीज़न था भैया स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, इच्छाएं अनेक हैं लेकिन जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने देखा था कंपोनेंट्स ऑफ बजट और वहीं से हमारी मेन शुरुआत हुई थी फिस्कल पॉलिसी की। तो जब हमने कंपोनेंट्स ऑफ बजट स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने देखे थे एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर दो प्रकार के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। उसके बाद हम रिसीट्स, ठीक है ना, रसीदें जो होती हैं उसके ऊपर बढ़े थे। सबसे पहले हमने देखा था कि कैपिटल रिसीट्स क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम रेवेन्यू रिसीट्स पे गए थे। रेवेन्यू जो रिसीट्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक होता है कि आपको रसीदें हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स इनकम, और दूसरे होते हैं नॉन टैक्स सोर्सेज। तो नॉन टैक्स सोर्सेज क्या होते हैं एक बार बस वो देख लेते हैं और फिर उसके बाद की स्टोरी हम आगे बढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट नॉन टैक्स सोर्सेज होते हैं जैसे कि कंपनी, गवर्नमेंट है, ठीक है ना, गवर्नमेंट ने मान लीजिए यूएस की बॉन्ड मार्केट में, ठीक है ना, यूएस की बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है ना, यूएस बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है। तो अब ये जो बॉन्ड मार्केट है इसके ऊपर क्या इंटरेस्ट आएगा, ठीक है ना, इंटरेस्ट इनकम होगी। सिमिलरली मान लीजिए कि गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है ना, गवर्नमेंट का स्टेक है किसी कंपनी में, बहुत सारी कंपनीज में इनफैक्ट इंडिया में गवर्नमेंट का स्टेक है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट के पास उस स्टेक मतलब गवर्नमेंट के पास उसके शेयर्स है, गवर्नमेंट के पास उसकी हिस्सेदारी है, ठीक है ना। तो अब हिस्सेदारी है तो रिटर्न में क्या आएगा, डिविडेंड आएगा गवर्नमेंट को, ठीक है ना। गवर्नमेंट के पास क्या आएगा, गवर्नमेंट के पास आएगा डिविडेंड, ठीक है। फिर जैसे चालान होते हैं, ठीक है ना, चालान होते हैं, फीस होती है। जैसे कि आप अगर पासपोर्ट बनवाते हो, आप अगर अपना डीएल, ठीक है ना, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हो, तो आप गवर्नमेंट को कुछ फीस पे करते हो। तो ये टैक्स सोर्सेज नहीं है गवर्नमेंट के, भाई टैक्स थोड़ी लगा रहे हो, टैक्स तो हमें पता है, देयर इज जीएसटी, देयर इज इनकम टैक्स, देयर इज वेल्थ टैक्स, देयर इज जैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स था जो अब अबॉलिश हो चुका है। बट ये क्या है, टैक्स सोर्सेज नहीं है लेकिन फिर भी सोर्सेज हैं इनकम के, मतलब नॉन टैक्स सोर्सेज है, दूसरे सोर्सेज है ये, ठीक है ना। सो उसमें क्या आ जाता है, चालान आ जाता है, फीस आ जाता है, डिविडेंड आ जाता है। गवर्नमेंट ने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उसके ऊपर इनकम हो रही है, ठीक है ना, दैट इज ऑल्सो रेवेन्यू रिसीट्स, कौन सी वाली, नॉन टैक्स सोर्सेस। तो ये हो गया हमारा नॉन टैक्स सोर्सेस जो रेवेन्यू रिसीट्स होती है। अब हम आगे बढ़ाएंगे गाड़ी आज से, ठीक है ना, हमारे कंपोनेंट्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जो गाड़ी आगे बढ़ाने वाले हैं, इट इज द टाइप्स ऑफ बजट। बजट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं जी, एक होता है बैलेंस बजट, दूसरा होता है अनबैलेंस्ड बजट। बैलेंस कोई भी चीज कब होती है स्टूडेंट्स, जब आपकी दोनों साइड्स में बैलेंस हो, ठीक है ना, दोनों साइड बैलेंस्ड हो। तो मतलब आपका LHS इज इक्वल टू RHS हो, मतलब आपकी जितनी इनकम है आपके खर्चों के बराबर हो, आपकी रिसीट्स वुड बी और शुड बी इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो वो हो गया बैलेंस्ड बजट, जहां आपकी रसीदें आपके एक्सपेंडिचर से बिल्कुल एकदम मैच में है, ठीक है ना। दूसरा होता है अनबैलेंस्ड बजट, ठीक है ना। अनबैलेंस्ड बजट कैसे हो सकता है, या तो आपकी रसीदें ज़्यादा हो, आपकी इनकम ज़्यादा हो आपके खर्चों से, या आपके खर्चे ज़्यादा हो आपकी रसीदों से। तो अनबैलेंस हो गया ना,
भाई बैलेंसेस दोनों साइड इक्वल, अनबैलेंस मतलब कोई सी भी एक साइड ऊपर है और दूसरी साइड नीचे है, एज सिंपल एज दैट। तो रसीदें ऊपर हो गई या कभी खर्चे ऊपर हो गए, दैट इज व्हाट इज अनबैलेंस बजट। तो उसके दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार कौन से हो गए? एक हो गया सरप्लस बजट। अब सरप्लस कब होगा? सरप्लस तभी तो होगा, सिंपल सी बात है, लॉजिक है ना ये, इसमें नाम पे या जैसे ही समझ रहे वर्ड पढ़ रहे हो। सरप्लस, सरप्लस इज व्हाट, जब आपकी रिसीट्स, जब आपकी रिसीट्स जो हैं वो ज्यादा हो किससे? आपके खर्चों से, तभी तो सरप्लस में हो गए आप, ठीक है ना, मतलब पॉजिटिव साइड हो गए, प्लस साइड हो गए। और डेफिसिट मतलब क्या होता है कि आपके खर्चे, मतलब गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हैं एज कंपेयर टू उसकी इनकम, तो उस बजट को हम क्या बोलते हैं? डेफिसिट बजट। पहले तो भाई वो अनबैलेंस्ड हो गया, ठीक है ना। और अनबैलेंस्ड में भी कौन सा टाइप हो गया? अगर खर्चे ज्यादा हैं, रसीदें कम हैं, तो डेफिसिट बजट हो गया। और अगर आपकी इनकम ज्यादा है, खर्चे कम हैं, तो वो आपका सरप्लस बजट हो गया, ठीक है। तो ये हुआ टाइप्स ऑफ बजट, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डेफिसिट बजट। बजट देखा हमने, उसके टाइप्स देखे। अब ये जो डेफिसिट बजट है ना, उसके बहुत सारे टाइप्स हैं, अब वो टाइप देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ डेफिसिट बजट में सबसे पहला होता है रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है ना। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है भैया? जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, उसमें से क्या निकालना है आपको? रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। तो ये पेन का कलर करते हैं चेंज। तो रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रसीदे माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम निकाल लेंगे रेवेन्यू बजट, ठीक है ना। तो रेवेन्यू बजट के लिए हमें सिर्फ दो चीजें चाहिए होती है, रेवेन्यू की रिसीट्स चाहिए होती है और रेवेन्यू ही एक्सपेंडिचर चाहिए होता है। दैट इज व्हाट इज माय रेवेन्यू बजट, ठीक है, सॉरी रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है ना। तो इससे पता चल जाएगा कि आप रेवेन्यू अकाउंट में कितने ज्यादा खर्चे कर रहे हो एज कंपेयर टू रिसीट्स। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। अब आता है फिस्कल डेफिसिट, ठीक है ना। नेक्स्ट इज फिस्कल डेफिसिट। इसमें क्या लिखा है? टोटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे क्या था? टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर लेकिन सिर्फ रेवेन्यू अकाउंट पे। फिस्कल डेफिसिट में क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर, हमारे एक्सपेंडिचर दो ही तो टाइप के होते हैं। कौन से दो टाइप के होते हैं? एक आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, प्लस दूसरा क्या होता है आपका? कैपिटल एक्सपेंडिचर। भाई दो ही टाइप के तो खर्चे सिखाए थे, याद आ रहा है कि नहीं? याद आ रहा है, सेकंड क्लास में कवर कर लिया था। दो टाइप के खर्चे होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, राइट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब रोजमर्रा के खर्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे आपका कुछ असेट क्रिएट हो रहा हो। गवर्नमेंट ने बहुत सारा पैसा उनकी जेब से गया, लेकिन उससे एक डैम बन गया, उससे एक फ्लाईओवर बन गया, उससे एक एयरपोर्ट बन गया, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने एक बिल्डिंग खरीद ली, मतलब पैसा आउटफ्लो हो रहा है, दैट इज एक्सपेंडिचर। लेकिन उससे गवर्नमेंट की बैलेंस शीट चेंज हो रही है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट, है ना। तो टोटल एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है जी, चलो ओके। माइनस टोटल रिसीट्स, ठीक है ना। तो टोटल रिसीट्स कैसे निकालते हैं? कौन सी रिसीट्स होती हैं? रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स, ठीक है ना। पर एक शब्द लिखा है, उसके आगे लाइन कंप्लीट करें। तो लाइन कंप्लीट जब अगर हम करते हैं तो यहाँ लिखा है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। क्या चीज लिखी है? एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो ये एक्सक्लूड क्यों करी गई हैं बोरोइंग्स, अभी मैं समझा देती हूँ, एकदम से समझ आ जाएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे पहले लिख रहे थे फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला, ठीक है ना। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स माइनस बोरोइंग्स, ठीक है ना। बोरोइंग्स किस में से हटा रहे हैं हम? बेसिकली ये जो टोटल रसीदें हैं उसमें से बोरोइंग्स हटा रहे हैं। बोरोइंग्स क्यों हटाई? क्योंकि बोरोइंग्स अपने आप में एक रसीद है। कैसे? आप अपने किसी फ्रेंड से लोन ले रहे हो, बोरो कर रहे हो मनी, तो व्हाट इज दैट? आप सोचो, आप हो, आपने पैसा मांगा अपने फ्रेंड से कि जरा मुझे 1 महीने के लिए पैसा दे दे, ठीक है ना। तो वो क्या है? सबसे पहले तो इनफ्लो हो रहा है मनी का, मनी का इनफ्लो हो रहा है। क्या उससे मेरी जिम्मेदारी बढ़ रही है? क्या उससे मेरी बैलेंस शीट चेंज हो रही है? यस। क्यों? क्योंकि मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। जैसे ही मैंने अपने फ्रेंड से उधार मांगा तो मेरी जो है लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो इनफ्लो है, तो यहाँ जैसे ही इनफ्लो है तो मतलब बोरोइंग्स भी तो पार्ट ऑफ इनफ्लो ही है ना।
बोरोइंग्स भी तो पार्ट ऑफ इनफ्लो है, मतलब टोटल रिसीट्स का ही तो पार्ट है, तो बोरोइंग्स क्यों हटा रहे हैं अभी, अब मैं बताती हूँ। पहले मेरे को आपको बोरोइंग्स पे फिर से क्लैरिटी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। चलो जी, तो मान लीजिए आप, ये आप है, ठीक है ना, आप एक दुकान पे गए शॉपिंग करने और आपकी जेब में थे 10,000 रुपये, ठीक है ना, आपकी जेब में कितने थे 10,000 रुपये थे, नहीं हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आपकी जेब में कितने थे 10,000 रुपये। अब आपने वहां पे खर्चा कर दिया 12,000 रुपये का, ठीक है ना। जब आप बिलिंग काउंटर पे गए तो आपने देखा यार ये सारे जीन्स और शर्ट का जो बिल बना 12,000 का बन गया। यू आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ 2,000 रुपीज। कितना कम पड़ रहा है 2,000 रुपये। या तो आप उसमें से कुछ आइटम निकाल दो कि भाई ठीक है छोड़ दो, बट आप उस दिन तो अड़े हुए हो कि नहीं यार मेरे को तो जितना भी ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करी है मुझे सारी सारी चाहिए। तो आप क्या करोगे उस स्थिति में, आपने फ़ोन किया मम्मी को या आपने फ़ोन किया फ्रेंड को कि यार 2,000 रुपये मेरे को ना पेटीएम कर दे, फिर अभी पॉकेट मनी आएगी या सैलरी आएगी तो मैं तुझे रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, फ्रेंड ने फटाफट से आपको 2,000 रुपये पेटीएम डाल दिए और फिर आपने उससे पेमेंट कर दी। ठीक है, ऐसे करते हो। आर यू एबल टू रेजोनेट टू इट, आर यू एबल टू रिलेट टू इट? यस, ऐसा ही होता है ना अपन सबके साथ। ठीक है, वो क्यों हमें 2,000 रुपये लेने पड़े क्योंकि 12,000 का खर्चा कर बैठे थे, जेब में 10,000 रुपये थे। तो आइडली अगर सिचुएशन देखा जाए तो आप 2,000 रुपये अभी नेगेटिव में हो। ठीक है ना, आइडली सिचुएशन देखी जाए तो अभी 2,000 रुपये, भाई आप कमाते इतना हो खर्चा इतना कर दिया है, 2,000 रुपये आप नेगेटिव में हो। मतलब 2,000 रुपये आपने अपनी बजट से ज़्यादा जाके अपनी चद्दर से बाहर ज़्यादा पैर पसार लिए। फिर आपने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया कि भैया पेटीएम करना, तो फ्रेंड ने क्या करे, आपको कर दिए पेटीएम। फ्रेंड ने आपको कर दिए पेटीएम, ठीक है ना, और वो क्या हो गई। सो आइडली जो आपको 2,000 रुपये रिसीव हुए, रिसीट्स में रसीदें ही तो हुई ना भाई, इनफ्लो ऑफ मनी है, तो आपने उसको यहाँ ऐड कर दिया। तो अब देखो अब क्या बना, 12,000 माइनस 12,000, 12,000 माइनस 12,000, तो ये बैलेंस तो आ गया कितना, जीरो। अब कोई भी देखेगा अगर आपकी अकाउंट्स को, आपकी बैलेंस शीट को, तो कहेगा हाँ बढ़िया चल रहा है, जितना कमाते हैं उतना ही खर्च करते हैं, जितना खर्च करते हैं उतना ही कमाते हैं, जो मर्जी समझ लो, मतलब सब बैलेंस चल रहा है। ये तो आपको ही अंदर से स्टोरी पता है ना कि ये जो 2,000 रुपए का मैंने कवर अप किया था बेसिकली बोरोइंग से किया था, लेकिन दूसरों को क्या दिख रहा है, हाँ टोटल बैलेंस हाँ जीरो है भाई। भाई आप जितना शॉर्ट फॉल करोगे, मतलब जितना आपके पास शॉर्ट कमिंग है उतना ही तो बोरो करोगे। जैसे ही वो अमाउंट आपने बोरो किया तो आपका टोटल बैलेंस जीरो हो जाएगा। मान लीजिए आपने खर्चा कर दिया 13,000 रुपए का, आपके पास 8,000 रुपए ही थे, ठीक है ना, तो बाकी के आप 5,000 बोरो करोगे। तो जैसे ही 5,000 बोरो करोगे तो ये 8,000 में प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये भी रसीद हो गई। तो अब टोटल बैलेंस क्या आ जाएगा, जीरो। तो लोग कहेंगे हाँ सही तो कर रहा है, जितना कमाता है उतना ही खर्चा कर रहा है, ये तो बराबर चल रहा है। लेकिन ये आपको ही अंदर से पता है कि ये जो बैलेंस में कर पा रही हूँ, जीरो फिगर कैसे ला पा रही हूँ, क्योंकि मैं बोरो करके वो अमाउंट को बढ़ा देती हूँ। तो क्या ये मेरी रियल पिक्चर शो कर रहा है? नहीं, ये मेरी रियल पिक्चर नहीं शो कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं इसमें अपनी बोरोइंग्स भी इंक्लूड कर रही हूँ। जैसे ही बोरोइंग्स इंक्लूड करती हूँ तो बैलेंस जो है वो जीरो आ जाता है। तो गवर्नमेंट भी ऐसे करेगी, खर्चे करती जाएगी, इनकम चाहे जितनी मर्जी भी हो, कम हो ठीक है, ज़्यादा हो तो ठीक है, और जो कम पड़ेगा उसको बोरो कर लिया और लोगों को दिखा दिया भैया हम तो बैलेंस में चल रही है, देखो जीरो, एक्सपेंडिचर इतना है, रेवेन्यू भी इतना ही है। क्यों? क्योंकि रसीदें जो बोरो करते हो वो भी रसीदें ही है हमारी, ठीक है ना, भले वो जिम्मेदारी है वो लौटानी है, लेकिन एक बार तो हमने दिखा दिया ना पब्लिक को जीरो। इसीलिए इसीलिए जब हम फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं तो बोरोइंग्स को एक्सक्लूड करते हैं, बोरोइंग्स को एक्सक्लूड करते हैं सो एज टू शो दी रियल पिक्चर कि भैया ये रियल पिक्चर है, आप इतना पानी में हो, दिस इज योर डेफिसिट, इस पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा इतना ये जो निकल के आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा था, जैसे एक में यहाँ पे आ रहा था 2,000 रुपये, एक में आ रहा था यहाँ 5,000 रुपये, इस अमाउंट से आपने अपने खर्चे एक्सीड कर दिए हैं, राइट। सो दैट इज वाई अब लॉजिक समझ आया कि आप अपने जो फिस्कल डेफिसिट के फॉर्मूले में से बोरोइंग्स क्यों रिड्यूस करते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और डेफिसिट हम कैलकुलेट करते हैं बाय द नेम ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। तो भाई इस पे ये तर्क है कि जब आप बोरोइंग्स
एक्सक्लूड कर रहे हो। तो बोरोइंग्स जब आप कर रहे हो, किसी से लोन ले रहे हो, तो आप उसके ऊपर इंटरेस्ट भी दे रहे होगे। आप कहोगे नहीं मैम हमारा फ्रेंड तो हमसे चार्ज नहीं करता, तो बेसिकली यहाँ बात आपकी भी नहीं हो रही, गवर्नमेंट की हो रही है। और गवर्नमेंट कोई 2-4 हज़ार रुपये थोड़ी बोरो करती है, गवर्नमेंट बोरो करती है 2,000 करोड़, 3,000 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, और वो फ्री में, देयर आर नो फ्री लंचेस। जब वो बोरो करती है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो जब हम बोरोइंग्स को ही एक्सक्लूड कर रहे थे, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दे रहे हैं उसको क्यों ना एक्सक्लूड करें। तभी तो हमारे पास क्लियर पिक्चर आएगी कि कितना डेफिसिट है हमारा, गवर्नमेंट ने एक्चुअली कितने ज्यादा खर्चे कर दिए हैं, अपनी चद्दर से कितने बाहर ज्यादा पैर निकाल लिए हैं। दैट इज व्हाट इज बीइंग शोन बाय प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला जो नंबर निकल के आएगा, यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट में से जो आपने इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो ऑन दिस बोरोइंग, उसको रिड्यूस कर दोगे, ठीक है ना, उसको आप रिड्यूस कर दोगे, ठीक है। एंड लास्ट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है ना। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, बेसिकली जब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हो, ठीक है ना, जब आप रोजमर्रा के खर्चे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रोजमर्रा के खर्चे, डेली एक्सपेंसेस, जिससे आपके कोई असेट नहीं क्रिएट हो रहे, डेली वाले एक्सपेंसेस, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, डेली वाले एक्सपेंसेस। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स देती है, ठीक है ना, ग्रांट्स देती है कि भाई आपको अपने राज्य का उत्थान करना है, ये लो 200 करोड़ रुपए, जाके वहां पे हॉस्पिटल्स खोल लेना, या जो भी, मतलब 200 करोड़ रुपए ग्रांट्स देती है, ठीक है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ग्रांट्स क्या हुए, क्या वो असेट क्रिएट हो रहा है उससे, नहीं, दे दिया, हमें नहीं पता क्या करेगी स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार क्या करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स को क्या अकाउंट करती है कि भाई ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्या है, ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। लेकिन जिस राज्य को वो ग्रांट्स दिए थे वो समझदार निकली, उसने ऐसा क्या किया, उसने उस पैसे को यूज करके रोजमर्रा के खर्चे नहीं किए, बल्कि कोई असेट क्रिएट कर दिया। मान लीजिए एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल दिया, या ट्यूबवेल्स बना दिए, या इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप कर दी, या छोटा सा रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट कर दिया। तो बेसिकली गवर्नमेंट के लिए क्या क्रिएट हो गए, असेट्स क्रिएट हो गए। तो पर अगर हम जब सेंट्रल गवर्नमेंट के नजरिए से देख रहे थे, तो उन्होंने तो ये सारे खर्चे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया था, बट उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से भी कुछ असेट्स क्रिएट हो गए। तो क्या होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, कि भाई अगर कुछ ऐसा हुआ है कि आपने खर्चा तो किया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम पे, लेकिन उससे कुछ असेट क्रिएट हो गया है, तो उसको हटा दो, उसको उसमें से हटा दो, तो फिगर निकल के आता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट था, हम तो मान के चल रहे थे सारा डूब गया, लेकिन उसमें से भी जाते जाते कि कुछ बच गया, कि भाई पता चला कि असेट क्रिएट हो गया है, तो उस अमाउंट को हटा दो। सो ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट्स जब रिड्यूस कर देते हैं रेवेन्यू डेफिसिट के फिगर में से, तो आ जाता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर से लंबी सांस, आई नो बहुत ऐसा लग रहा होगा कि अरे ओवरलोडिंग ऑफ सिस्टम हो गया, कुछ भी नहीं है भाई, फिर से रिवाइज कराऊं। देखो रेवेन्यू डेफिसिट ये तो सिंपल है, रेवेन्यू के अकाउंट पे जाओ, तो रेवेन्यू अकाउंट में क्या दो चीजें हैं, रेवेन्यू अकाउंट में दो ही तो चीजें थी भाई, ये कहाँ गया हमारा, रेवेन्यू बजट में क्या दो चीज होती है, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो भाई निकाल दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट्स निकाल दो, ठीक है, तो आ जाएगा हमारा रेवेन्यू बजट, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में जितनी रसीदें हैं, 2 टाइप की रसीदें और 2 टाइप के खर्चे हैं, उनको प्लस कर दो, उसमें से हटा दो। एंड में क्या एक्सक्लूड कर दो, उसमें से बोरिंग्स एक्सक्लूड कर दो। क्यों, क्योंकि पूरा एग्जाम्पल जो था, जो मैंने समझाया था कि भाई अगर बोरिंग्स को भी इंक्लूड करेंगे तो नीचे जो है फिगर 0 आ जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो ट्रू पिक्चर कैसे शो करेगी गवर्नमेंट, लोगों को तो गुमराह करने वाली बात हुई, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है ना। तो क्यों वो होता है कि भाई जब आप बोरिंग्स एक्सक्लूड कर रहे हो, तो बोरिंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट दे रहे हैं उसको भी एक्सक्लूड करो ना, तभी तो और रियल पिक्चर आएगी हमारे सामने। दैट इज व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट। एंड लास्ट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। भाई इफेक्टिवली कितना अमाउंट आ रहा है, भाई हमने तो सारा खर्चा मान लिया कि भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, लेकिन उसमें से किसी अमाउंट के क्या है, असेट क्रिएट हो गए,
ठीक है ना, कुछ अमाउंट के असेट क्रिएट हो गए तो उसको हटा दो, उससे मुझे असल में पता चल जाएगा, इफेक्टिवली मुझे पता चल जाएगा कि भैया हमारे रेवेन्यू खर्चे, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है। सिंपल सी बात है। तो ये हो गए 4 टाइप के डेफिसिट बजट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज। आई होप एग्जाम्पल्स आपको समझ आए, ठीक है। नाउ व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट। अगर गवर्नमेंट डेफिसिट में है, ठीक है ना, तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज it shows greater borrowing by the central government which can ultimately lead to inflation। क्यों गवर्नमेंट क्या बोरो कर करके खर्चे कर रही है, ठीक है ना। फिस्कल डेफिसिट इफेक्टिवली आपको किस चीज का अमाउंट निकाल के बताता है, आपको आपका बोरोइंग से तो बताता है कि भाई इतने अमाउंट से शॉर्ट पड़ रहे हैं और ये गवर्नमेंट बोरो करेगी, जैसे कि यहाँ पे हो रहा था। भाई यहाँ पे आपको इफेक्टिवली क्या पता चल रहा है कैलकुलेशन करके कि आपको कितना बोरो करने की जरूरत है। यहाँ से यही तो पता लगा था भाई कि आपको कितना बोरो करने की, गवर्नमेंट को कितना बोरो करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट बोरो करके खर्चे कर रही है, ठीक है ना, मतलब मनी सप्लाई को कंट्री में इंक्रीज कर रही है। तो अब आप जो ये हमने इन्फ्लेशन में, याद है कुछ कुछ क्वेश्चंस हमने अनसॉल्व छोड़ दिए थे, मैंने बोला था एक बार मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी हो जाने दो, फिर तुम्हें वो क्वेश्चंस कराऊंगी, याद आ रहा है। अब जब तुम उन क्वेश्चंस को अप्रोच करोगे ना धीरे धीरे, तो और ज्यादा ऑप्शंस एलिमिनेट करने के काबिल हो चुके हो तुम, तुम्हें रियलाइज भी नहीं हो पा रहा है, जब तुम करोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा, ठीक है। सो बेसिकली it shows greater borrowing by the central government which can ultimately lead to inflation। Yes, it affects GDP growth as a lot of money goes towards payment of interest। देश में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए तो पैसा यूटिलाइज नहीं हो रहा। कहाँ पैसा यूटिलाइज हो रहा है, पैसा जा रहा है रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, लोन चुकाने में, लोन के ऊपर जो हम ब्याज भरते हैं उसी में पैसा जा रहा है, डेवलपमेंट की तरफ तो जा ही नहीं रहा है पैसा, ठीक है ना। हाई फिस्कल डेफिसिट कुड लीड टू क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली पैसा है मार्केट में, ठीक है ना, या तो वो गवर्नमेंट के हाथ में, भाई देखो क्राउडिंग आउट इफेक्ट भी दिखा देते हैं। बैंक्स हैं, बैंक्स लोन देना चाहती हैं, ठीक है ना, बैंक्स लोन देना चाहती हैं, तो बैंक्स के पास एक सर्टेन अमाउंट तक के लिए लोन लिमिट होता है, ऐसा थोड़ी अनलिमिटेड पैसे हैं बैंक के पास भी, नहीं ना, ठीक है ना। तो अब इनके पास कस्टमर कौन से हो गए, या तो गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट लोन लेगी बैंकिंग सिस्टम से, या प्राइवेट कंपनीज हो गई, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो गए, ठीक है ना, ऐसे लोग लोन लेंगे। अब अगर गवर्नमेंट ने बैंकिंग सिस्टम में से ज्यादा पैसा खींच लिया है, क्यों, क्योंकि वो लोन ले रही है बैंक से, तो फिर प्राइवेट पार्टीज के लिए तो पैसा बचेगा ही नहीं, और इसी फिनोमेना को बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। इसलिए गवर्नमेंट को एडवाइजेबल होता है कि दे शुड नॉट बोरो फ्रॉम इंटरनल मार्केट। इंटरनल मार्केट मतलब विद इन दी कंट्री गवर्नमेंट को बोरोइंग कम करनी चाहिए, एक्सटर्नल सोर्सेज दूसरी कंट्रीज से लेके आओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल बैंक्स, वर्ल्ड बैंक जैसे हो गया, ऐसे इंस्टीट्यूट से जो है लोन लो। क्योंकि जब आप इंटरनली बैंकिंग सिस्टम से पैसा ले लोगे तो आम आदमी के लिए लोन बचेगा ही नहीं, बचेगा तो महंगे ब्याज दरों पे उनको लोन मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो क्या फिस्कल डेफिसिट होता है तो इट लीड्स टू क्राउडिंग आउट, बिकॉज गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जाके बैंकिंग सिस्टम से लोन लेगी, उसको तो भैया चुकाना है, उसको तो बराबर करने हैं अपने रसीदे, ठीक है ना। एंड क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो गोज फॉर अ टॉस, ठीक है ना, कि भाई ये जो सरकार है ये अपने खर्चे मैनेज ही नहीं कर पा रही है, इसे पता ही नहीं है कितना खर्चा, मतलब इट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन अबाउट द कंट्रीज इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, कि यहाँ की गवर्नमेंट को समझ ही नहीं है कि सरकार कैसे, मतलब देश कैसे चलाना है, आर्थिक व्यवस्था कैसे चलानी है। सो क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो गोज फॉर अ टॉस, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज किस तरीके से फिस्कल डेफिसिट पे चेक रखा जा सकता है। चेक मतलब कंट्रोल किया जा सकता है, या तो आप अपने खर्चे कम कर दो, अपने ऊपर लेके देखो ना, पापा बोल रहे हैं कि भाई बहुत खर्चे कर रहे हो, बहुत खर्चे कर रहे हो, बहुत, अब बात बैठ नहीं रही है, तुम लोग भी बड़े हो गए हो, तुम्हारी भी डिमांड्स बढ़ गई हैं और ऑल ऑफ दैट, तो या तो पापा की इनकम बढ़ जाए या आप लोगों के खर्चे घट जाएं, आइदर ऑफ दी वन हैज टू हैपन। या तो पापा की इनकम, पापा का प्रमोशन हो जाए, पापा की इनकम बढ़ जाए, या आप लोगों को अपने खर्चे काटने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट के साथ भी यही है कि गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट कैसे कंट्रोल करेगी। फिस्कल डेफिसिट के दो ही तो पार्ट हैं, या तो खर्चे हैं या रसीदें हैं,
ठीक है ना, या तो खर्चे कम करो, या जो आपकी रसीदें हैं, इनकम के सोर्सेज हैं, उसको बढ़ा दो। ठीक है ना, तो देखें, बाय रिड्यूसिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, अपने खर्चे कम करो। कैसे भैया? सब्सिडी सोच समझ के दो, जहां ज़रूरत है वहीं पे दो। ये फार्म लोन वेवर्स जो हो रहे हैं, रिडक्शन इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसा एक्सपेंडिचर मत करो जिससे कुछ क्रिएट ना हो रहा हो, लॉन्ग टर्म क्रिएट ना हो रहा हो। जैसे ही आप ऐसा एक्सपेंडिचर करते हो जिससे असेट क्रिएट होता है, तो असेट इज व्हाट, जो आपको फ्यूचर में कुछ बेनिफिट देगा, फ्यूचर में कुछ रिटर्न देगा। ठीक है ना, डू नॉट इनकर सच एक्सपेंस, जो रोजमर्रा के खर्चे होते हैं कि बल्ब बदल दो, सैलरीज होती हैं, और सब्सिडीज होती हैं, ग्रांट्स होते हैं, ठीक है ना, ये सब मत दो या कम दो, इनको भी रैशनलाइज करो। एंड कर्टेल अदर अवॉइडेबल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई जैसे देखते हैं कि भाई मंत्री निकले हुए हैं बहुत सारे, कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हैं, एंड ऑन मतलब जैसे उनके डिप्लोमेटिक मिशन होते हैं, ट्राई कि वो ऑनलाइन मीट्स हो जाएं, सो दैट आने जाने के जो खर्चे हैं, भाई उससे सेट थोड़ी क्रिएट हो रहा है, कोई जाए तो कम लोग जाएं, ऐसे नहीं है 100 लोग जा रहे हैं एक डिप्लोमेटिक मिशन पे। तो इस तरीके से दीज आर वन सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। मैं ये नहीं कह रही कि इनके नुकसान ही नुकसान है, बट येस दीज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, इनको कम करना चाहिए। ठीक है ना, देन क्या करो भैया, अपने इनकम के सोर्सेज बढ़ाओ, टैक्स को सिंप्लीफाई करो, तो ज्यादा लोग टैक्स भरेंगे। यही पड़ा था ना जीएसटी में, भाई टैक्स अगर सिंप्लीफाई होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, इजी टू फाइल रिटर्न होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स भरने में विश्वास रखेंगे, क्योंकि सबको डर तो लगता ही रहता है यार, मैंने टैक्स नहीं भरा है, कहीं इस बार नोटिस ना आ जाए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। तो टैक्स बेस इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट को जो है स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक है ना, चेक टैक्स इवेजन, कहाँ से टैक्स चोरी हो रहा है, क्या क्या सोर्सेज हैं। नेक्स्ट इज रीस्ट्रक्चरिंग द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। भाई जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, जो ज़रूरी हैं वो अपने पास रखो, अदरवाइज बाकी सब में जो शेयर्स हैं, अपना स्टेक है, हिस्सेदारी है, उसको बेच दो। सो जब हिस्सेदारी बेच देगी गवर्नमेंट, तो रिटर्न में उनके पास पैसा आएगा। ठीक है ना, दो ही तो तरीके थे, अभी बताया था, या तो खर्चे कम कर दो या रसीदें, इनकम के सोर्सेज बढ़ा दो। तो इनकम कैसे बढ़ सकती है कि भाई जो कंपनीज बहुत ज़्यादा काम की हैं उनमें तो हिस्सेदारी रखे गवर्नमेंट, जो बाकी लॉस मेकिंग है या इतनी यूजफुल नहीं है, उनमें अपनी हिस्सेदारी बेच दे और वो पैसा अपने पास रखे और फिर उसको यूटिलाइज करे असेट्स क्रिएट करने में। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर्स टू चेक दी फिस्कल डेफिसिट। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चीज होती है फाइनेंसिंग द डेफिसिट। ठीक है ना, कि भाई अभी तक क्या हो रहा था, ये जो शॉर्टफॉल पड़ रहा था वो 2,000 रुपए का, कि 12,000 रुपए आपने खर्चा कर दिया, 10,000 रुपए थे, तो वो 2,000 रुपए कवर करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, गवर्नमेंट कहाँ से वो 2,000 रुपए जो है लेके आएगी। ठीक है ना, फाइनेंसिंग, दैट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग द डेफिसिट। तो अब उसमें 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो गवर्नमेंट बोरो करेगी मार्केट से, ठीक है ना, या फिर गवर्नमेंट बोलेगी आरबीआई को कि तू भाई नई नोट प्रिंट कर, नए नोट प्रिंट करो और हमको दो। ठीक है ना, क्योंकि वो 2,000 रुपए प्रिंट करो और हमको दो। एंड लास्ट इज विड्रॉइंग ऑफ कैश डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो भाई ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट के पास भी सेविंग होती है, गवर्नमेंट ने भी सेविंग अकाउंट खोला था आरबीआई के पास, तो भाई वो उसमें से पैसा हमें विड्रॉ करने दो। सो दीज आर दी 3 वेज कि वो 2,000 रुपए कहाँ से अरेंज करेगी गवर्नमेंट। ठीक है ना, तो एक एक तरीके को देख लेते हैं। फर्स्ट इज बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट। ठीक है ना, अब मार्केट 2 तरीके की हो सकती है, एज आई सेड देयर कुड बी इंटरनल ऑल्सो एंड देयर कुड बी एक्सटर्नल ऑल्सो। मैंने बताया था ना कि भाई इंटरनल से तो अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोगों के लिए, प्राइवेट पार्टीज के लिए पैसा नहीं बचता। ठीक है ना, दैट वुड लीड टू क्राउडिंग आउट इफेक्ट। सो गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम द इंटरनल मार्केट as well as from the external market. The biggest advantage of borrowing from public is that it does not impact the money supply. भाई जब आप अपने देश में ही लोगों से पैसा बोरो कर रहे हो, मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं होगा। मनी सप्लाई क्यों नहीं इंक्रीज होगा? क्योंकि आप देखो, पैसे की ओनरशिप ही तो चेंज हो रही है। आप मान लो आपने पैसे, आपके घर में फिक्स्ड इनकम, मान लीजिए आपके पापा 1,00,000 रुपए कमाते हैं महीने का। ठीक है ना, 1,00,000 रुपए कमाते हैं। ठीक है ना, पहले वो सिर्फ 25,000 मम्मी को देते थे, 75,000 अपने पास रखते थे। ठीक है ना, अब उन्होंने क्या किया है, वो जैसे ही 1,00,000 आते हैं तो अपन चारों में, मतलब पापा मम्मी
और 2 बच्चे, पापा मम्मी और ये 2 बच्चे आपस में 25-25 हजार बांट लेते हैं, ठीक है ना, हो गए ना 1 लाख। तो क्या मैं कहूँ घर में मनी सप्लाई बढ़ गई है? आपकी लाइफ में मनी सप्लाई बढ़ी होगी, लेकिन घर की मनी सप्लाई तो उतनी है। घर में अभी भी 1 लाख रुपए है, बस ये कि सबके हाथ में 25-25 हजार रुपए आ गए। पहले आप दोनों को नहीं मिलते थे 25-25 हजार, अब आपके हाथ में भी आ गए हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट पूरे घर, घर के नजरिए से देखे, ओवरऑल नजरिए से देखूं, तो घर में तो मनी सप्लाई नहीं बढ़ा। तो सिमिलरली यही वाली सिचुएशन होती है जब गवर्नमेंट मार्केट से बोरो करती है, मतलब लोगों से बोरो करती है। तो अगर मैं इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो क्या कंट्री में पैसे की सप्लाई बढ़ गई? नहीं। पहले पैसा आपके पास था, अब आपने वही वाला पैसा कुछ टाइम के लिए गवर्नमेंट को दे दिया, तो मनी की सप्लाई इंक्रीज नहीं होती है। अब अगर हम गवर्नमेंट का डेट कॉम्पोजिशन देखें, आपको क्या लगता है हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने इंटरनली ज्यादा डेट लिया होगा या एक्सटर्नली ज्यादा डेट लिया होगा? यस, यू आर राइट, गवर्नमेंट ने इंटरनल सोर्सेस से जो है ज्यादा लोन ले रखा है। सो समवेयर अराउंड, ये देखिए 147, सो ये हो गए कितने कितने 0 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, कितने करोड़ हो गए? 1,47,00,000 अराउंड जो है इंटरनल डेट है। इन बाहर से अगर आप देखो, समवेयर अराउंड जस्ट 4 लाख करोड़ का ही लोन जो है ले रखा है। तो कितनी गलत बात है ये देखो। तो बाहर से, तो अगर आपसे डेट कॉम्पोजिशन पूछ ले इंडियन गवर्नमेंट का, नंबर्स नहीं कोट करने, बट आपको ये मेजोरिटी चीज, ये मतलब मोटी चीज पता होनी चाहिए कि भाई जो इंडियन गवर्नमेंट का जो डेट कॉम्पोजिशन है वो इंटरनल सोर्सेज से ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल सोर्सेज, वेयर एज द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू पिच मोर फॉर द एक्सटर्नल सोर्सेज, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन क्या था? मोनेटाइजिंग द डेफिसिट। मोनेटाइजिंग द डेफिसिट क्या होता है कि भैया इसमें आरबीआई को बोला जाता है कि आप ना नई मनी, नई करेंसी, तो वो 2,000 रुपए का शॉर्टफॉल है वो नए प्रिंट कर दो। अब वो जो नए पैसे प्रिंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मॉनेटरी बेस बोलते हैं। इससे सबसे ज्यादा, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? दैट इट लीड्स टू इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। भाई कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ गया, कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ गया। पापा पहले 1 लाख रुपए कमाते थे, पापा पहले 1 लाख रुपए कमाते थे, 2,000 रुपए और अचानक से कहीं से आ गए, ठीक है ना, 2,000 रुपए अचानक से कहीं से और से आ गए, तो 1,00,000 2,000 रुपए हो गए ना अब इस घर में। मान लो 2,000 रुपए का नानी ने लिफाफा भेज दिया, 2,000 रुपए का लिफाफा भेज दिया नानी ने, तो क्या आपके घर में मनी सप्लाई नहीं बढ़ गई? पहले तो 1,00,000 रुपए ही घूमते रहते थे तुम चारों के बीच में, अब 2,000 एडिशनल और घूमने लग गए। तो मनी का सप्लाई बढ़ गया कंट्री में। और जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ता है तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? मनी सप्लाई बढ़ता है। हमने पिछले चैप्टर में, चैप्टर क्लास नहीं बोल रही, पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था? इन्फ्लेशन पढ़ा था। तो जैसे ही मनी सप्लाई इंक्रीज होता है कंट्री में, इट लीड्स टू इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, ठीक है ना। सो सबसे बड़ा इशू मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट के साथ वो होता है। एंड लास्ट जो था, विड्रॉइंग ऑफ कैश डिपॉजिट्स फ्रॉम विद आरबीआई। तो भाई मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी जो सरकार है उसका भी खाता खुला होता है आरबीआई के साथ, तो उसमें से वो विड्रॉ कर रही है, अपना पैसा पड़ा है भैया विड्रॉ करके, और अपना जो खर्चे है पूरे कर रही है, ठीक है। नाउ माय लास्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑलवेज कंसीडर्ड बैड? क्या डेफिसिट फाइनेंसिंग जो होती है वो हमेशा ही बुरी होती है, या इट कुड लीड, it could be beneficial also sometimes, it could be beneficial, it could prove to be beneficial also or beneficiary sometimes also, ठीक है ना। क्या ये बुरी चीज़ है, क्या ये अच्छी चीज़ भी साबित हो सकती है? तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर ज़रूर सोचना, अगर नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो डॉट्स तो इसके ऊपर रिसर्च जरूर करना, बिकॉज नेक्स्ट जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी उसमें स्टार्टिंग में यहीं से मैं टॉपिक को उठाऊंगी, ठीक है ना। एंड आई वुड रियली वांट कि अपन जो हमारा कमेंट सेक्शन है, चैट सेक्शन नहीं, कमेंट सेक्शंस जो होते हैं वहां पे अपन एक बहुत ही अच्छा थ्रेड बनाए कॉन्वर्जेशन का, ठीक है ना। सो लेट्स ट्राई समथिंग न्यू दिस टाइम जब ये लेक्चर रिलीज होगा, ठीक है ना। तो इज डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑलवेज कंसिडर्ड बैड? तो इसकी अपन एक थ्रेड बनाते हैं कॉन्वर्जेशन की, जिसपे आप और मैं कॉन्वर्जेशन करेंगे। लेट्स सी और बच्चे क्या चीज़ें इसके ऊपर लिखते हैं, क्या सोर्सेज लेके आते हैं, लेट्स डिबेट ओवर देयर एंड
होपफुली काफ़ी कंस्ट्रक्टिव डिबेट हो सकती है, एंड अगर ये सक्सेसफुल रहता है मेथड, देन वील फॉलो दिस मेथड फॉर द अपकमिंग क्लासेस ऑल्सो. सो सी यू देन, and waiting for your comments in the comment section, waiting for your debates, waiting for your arguments in the debates at the comment section. And God bless all of you.